देखिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो सबसे पहले तो पीछे आपको हम बताएं कि एटॉमिक रेडियस एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ पे हम लोग थ्योरी पे आते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कहता है कि एटॉमिक रेडियस जो सिंपलिसिटी से अगर बताया जाए तो किसी भी एटम का, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये एटम है, बीच में क्या है, ऐसे एटम है, इसका आकार स्फेरिकल है। अब आकार जब स्फेरिकल है, बीच में न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अब कहा जाता है कि न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, तो इससे हमारे पास इस परमाणु में यानी कि इस एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस कहने का मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक गोल घर बना हुआ है, ठीक है। अब गोल घर जो बना हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि गोल घर के बीच में एक सेंटर में कोई लड़का पॉजिटिव रहता है और उसके चारों तरफ, घर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी बहुत सारी लड़कियां रह रही हैं। अब कहा जाता है कि इस जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी होगी, यानी कि ये पॉजिटिव जो लड़का था, इलेक्ट्रॉन लड़की के बीच में जो जितना दूरी बनाएगा उस दूरी को ही हम कह देंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब यहां पे बताया क्या जाता है, देखिएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैसा डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी को बताता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फिर कहा जाता है कि इफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी ए स्फीयर, मान लिया जाए किसी एटम का जो आकार है वो कैसा है, गोलाकार है। The atomic size is given by the radius of a sphere and is the commonly known as atomic radius। और वही बात इसमें भी लागू कर दिया है कि अगर मान लिया जाए कि कोई हमारे पास एटम है जो कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फीयर के अंदर में एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है, वो सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और वही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जनरली एटॉमिक रेडियस को हम लोग RA से डिनोट करते हैं और कहा जाता है कि इट हैज यूनिट, जो एटॉमिक रेडियस होते हैं या तो एंगस्ट्रम में मेजरमेंट किया जाता है, नहीं तो पिकोमीटर में इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो जितने भी एटॉमिक रेडियस इस टॉपिक में पढ़ने होते हैं, इसमें कहा जाता है कि एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु की त्रिज्या या तो हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं, नहीं तो एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। अब देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू सिंगल एटम, अगर आप किसी एक एटम में, किसी एक एटम के अंदर आप रेडियस निकालना चाहते होंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी ये निकलेगा तो ये आइसोलेटेड एटम के बीच निकलेंगे, यानी कि दो या दो से अधिक भिन्न परमाणु भी हो तो चलेगा, समान परमाणु हो भी तो चलेगा। यानी यहां पर साफ साफ शब्दों में कहा है कि सिंगल एटम में आप रेडियस ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटम का जो आकार होता है बहुत ही आपका छोटा होता है। आपको पता होगा कि एटम जो होते हैं बहुत ही छोटा होते हैं, उसको हम नेक डाई के द्वारा नहीं देख सकते हैं, नंगे आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो कहा जाता है कि सिंगल एटम में हम एटॉमिक रेडियस को निकाल नहीं सकते हैं। अब आता है यहाँ पे, द एटॉमिक रेडियाई आर मेजरेबल बाई द इधर एक्सरे और सेम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब कहा जाता है कि किसी भी परमाणु के अंदर में परमाणु की त्रिज्या निकालने के लिए हम या तो एक्सरे का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक नामक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि परमाणु में परमाणु त्रिज्या को निकालने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का उपयोग करते हैं, जिससे किसी एटम में एटॉमिक रेडियस निकाला जाता है, वो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी कि ये एटॉमिक रेडियस होता क्या, कैसे होता है और ये इसका टाइप्स कितने होते हैं।
तो एटॉमिक रेडियस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपके पास कोवैलेंट रेडियस, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड में मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट होता है। फिर है आपके पास वैन डर वाल रेडियस, जो कि ये आपका एक प्रकार का बिग रेडियस के नाम से जाना जाता है। और एक होता है मेटालिक रेडियस, जो कि आपका कहा जाता है बहुत ही मजबूत रेडियस के रूप में इसे हम जानते हैं। अब समझिएगा, कोवैलेंट रेडियस जो है ये एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट रेडियस ये कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड या मॉलिक्यूल में उपस्थित होते हैं। और ये कहा जाता है वैन डर वाल रेडियस जो है ये आपका वीक बॉन्ड, यानी कि ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये आपका वीक बॉन्ड होते हैं। वैन डर वाल रेडियस वीक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल ये कंपाउंड में उपस्थित होगा। और मेटालिक रेडियस हमेशा मेटल बॉन्ड बनाता है, यानी कि मेटालिक बॉन्ड बनाता है। और मेटालिक बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो मेटालिक बॉन्ड हमेशा मेटल में उपस्थित होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ये सभी के जो अणु या कंपाउंड बनाए जाते हैं उसमें कहा जाता है कि मेटालिक बॉन्ड की उपस्थिति होती है। जैसे लोहा के पत्थर ले लें या सोना के पत्थर ले लें या चांदी का कोई सामान ले लें या स्टील का कोई सामान ले लें, तो ये सभी चीज में मेटालिक रेडियस यानी मेटालिक बॉन्ड पाए जाते हैं। और कोवैलेंट रेडियस मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और वैन डर वाल रेडियस वीक बॉन्ड होते हैं, जो कि ये आपका नोबेल गैस में पाया जाता है। तो वैन डर वाल रेडियस ज्यादातर नोबेल गैस में पाए जाते हैं। अब देखिए, अब कहा जाता है कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस में पहला नंबर पे कौन था मेरे भाई? कोवैलेंट रेडियस। अब इस कोवैलेंट रेडियस को यहां पे हम लोग रीड करेंगे। तो आप लोग इसको बताए थे, क्वालिटी बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद आप आराम से लिख लीजिए, उसके बाद पहले वीडियो को आराम से देखिएगा, ठीक है? तो पहले कॉपी कलम निकाल के लिखना है, उसके बाद समझना। ये नहीं कि वीडियो को देख रहे हैं, ये कोई रणबीर कपूर के फिल्म नहीं चल रहा है, समझ गया? कि मारे पहले सुन रहे हैं, यहाँ कथावाचक कुछ कहानी चल रहा है कि बढ़िया बढ़िया बात चल रहा है, लेकिन किसमें? चैप्टर से रिलेटेड। जब तक आप चैप्टर को नहीं पढ़िएगा ऐसे व्यूअर नहीं जाता है, क्योंकि ये चीज जल्दी कोई पढ़ना चाहवे नहीं करता है, सोचता है कौची पढ़े फालतू में, समझ गया? लेकिन गधा प्रसाद सब है, हम क्या बताएं अब तुम लोग को। देखिए, अब है कोवैलेंट रेडियस। ये कोवैलेंट रेडियस जो होता है इसको हम लोग शेयरिंग रेडियस के नाम से जानते हैं। कोवैलेंट रेडियस को शेयरिंग रेडियस के नाम से जानते हैं। और शेयरिंग रेडियस कहने का मतलब कि एक एटम इधर से आएगा, एक एटम इधर से आएगा, आपस में दोनों मिलेंगे और बीच से उसको काटेंगे, तो ये बन जाता है कोवैलेंट रेडियस, समझ गया? यानी कोवैलेंट रेडियस में दो आपका एटम आकर के मिलते हैं, अब मिलने के बाद उसको बीच से काट दिया जाता है, जब वो ओवरलैप करता है तब उसके बाद बनता है आपका कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस देखिए क्या होता है। It is defined as the half of distance between two atom bonded with covalent bond। यही बात ना बोले अभी जी। देखिए, इधर हम डिलीट करते हैं जरा सा समझाने के लिए, इसको तो पहले समझा ही चुके थे। चलिए देखिएगा, समझिएगा जरा। यहां पर बोल रहा है पहला पॉइंट, इसको समझने का प्रयास करते हैं। It is defined as a half of distance between two atom bonded covalent bond। आपको पता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इसको हम लोग शेयरिंग बॉन्ड भी कहते थे। और शेयरिंग बॉन्ड कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि हमारे पास दो प्रकार के एटम से मिलकर के ये बंधन बनेगा। यानी मान लिया जाए कि कोई हमारे पास एक मॉलिक्यूल आपका ऐसे दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे Na2 है, यानी कि सोडियम है, सोडियम मॉलिक्यूल है। अब ये सोडियम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब Na2 ना 2 Na। एगो हम लोग के सर थे, शक्ति सर नाम था, वो कहते थे कि मतलब NaCl, समझ गया? याद करवाते थे कि बताओ बाबू नमक का सूत्र क्या होता है? तो KNaCl सर तो NaCl, समझ गए? KNaCl सर तो NaCl, माने नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। अब देखिए Na2 यानी कि सोडियम मॉलिक्यूल है। अब बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ सोडियम कितना दिया गया है? तो नंबर ऑफ सोडियम आपका 2 है, यानी एक Na और एक Na। यहाँ पे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होते हैं। अब ये बॉन्ड बनाएगा भाई कोवेलेंट बॉन्ड, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखिए ऐसे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यानी कि ये बन गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड।
अब ये कोवैलेंट बॉन्ड में बताइएगा कि ये वाला एटम है, सोडियम एक प्रकार का क्या है जी, एटम है, और ये भी सोडियम एक प्रकार का क्या चीज है जी, एटम है। अब बताइए कि ये एटम, तो एटम का आकार कैसा होता है भाई, गोलाकार, और ये एटम का आकार कैसा होता है, गोलाकार। अब देखिए इन दोनों के बीच में इस तरीका से बॉन्ड बनेगा तो क्या इन दोनों इतना डिस्टेंस रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हम लोग बच्चा को सिखाने के लिए बोलते हैं कि इतना डिस्टेंस ऐसे बना करके ये दोनों आपस में सटे हुए होते हैं, यानी कि एकदम इस तरीका से ओवरलैप किया हुआ होता है, समझ गए। अब जब एक दूसरे से ओवरलैप किया हुआ है, एने ये वाला, एने ये वाला, एने एटम, एने एटम, अब ये दोनों एटम ओवरलैप किए हुए हैं। अब बीच से देखिएगा इसको ऐसे हम बनाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये Na था, ये Na था, अब ये सोडियम है, सोडियम का सेंटर ये वाला, सोडियम का सेंटर ये वाला, सोडियम का सेंटर यहाँ, ये सोडियम का सेंटर यहाँ। अब ये बताइए कि इस सोडियम का सेंटर इधर, इस सोडियम का सेंटर इधर, तो ये दूसरा से मिले हुए हैं। अब इसको हम आधा काटेंगे तो बताइए कि एक एटम का जो एक एटम हमारे पास थे, इनका यहाँ से यहाँ तक के रेडियस हो गया Ra, इनका रेडियस इधर से जाएगा तो ये बन जाएगा Ra। आप बताइए कि Ra मिलेगा, यानी Ra प्लस Ra बराबर D बना देगा, यानी दो गो रेडियस मिलके कौची बनाता है, डायमीटर बनाता है, यानी व्यास बना दिया। अब यहां पर देखिए 2Ra बराबर D, यानी दो गो रेडियस बराबर एगो डायमीटर, और जब एगो रेडियस निकालना होगा तो D/2 कर देंगे, तो ये निकल गया आपके पास क्या चीज, रेडियस ऑफ कोवैलेंट। यानी कि अगर दो एटम हमारे पास होते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे कि दोनों रेडियस को जोड़ करके आधा से इसको भागा दे देंगे, हाफ से उसको भागा दे देंगे। हाफ से जैसे ही भागा देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा रेडियस ऑफ कोवैलेंट, यानी कोवैलेंट रेडियस। अब देखिए यहां पे बता रहा है एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम इज द एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, तो उसमें हम आसानी से कह सकते हैं कि आपका इसी तरीका से काम करेगा, ठीक है। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, देखिए इंटरन्यूक्लियर यहां पे ने काम कर रहा था जी, इसका न्यूक्लियस, ये दोनों का न्यूक्लियस आपस में ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इंटरन्यूक्लियर हो गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर जो है ये इंटरन्यूक्लियर को आधा कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ बन जाता है। यानी कि बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब कि जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड लेंथ का निर्माण करता है। जब किसी दो परमाणु के दो न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट करते हैं यानी जुड़ जाते हैं, तो वो यहाँ पे बनता है एक बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ को आधा करते हैं इस तरीका से, यानी कि आपके पास कहा जाता है कि बॉन्ड लेंथ को आधा करते हैं तो ये बन जाता है कोवैलेंट रेडियस। तो यहां पर यही चीज बताया है कि द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इन कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी कि यहां पर दो न्यूक्लियस को जो बीच में जोड़े हुए हैं इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, और यही बॉन्ड लेंथ को जब आधा किया जाता है तो कोवैलेंट रेडियस बन जाता है। अब देखिए यही चीज को यहां पर एग्जाम्पल के रूप में समझाए थे कि कोई A2 मॉलिक्यूल है, ये एटम। अब यहां पे कहा जा रहा है कि ये दो चीजें से जुड़ा हुआ है, इसको आधा कर दिए। आधा करने का मतलब कि ये Ra इधर से गया Ra, इधर से गया Ra, यानी Ra है जो रेडियस ऑफ एटम है, तो Ra बराबर D/2 होता है, Ra बराबर D/2 होता है, यानी कोवैलेंट रेडियस हो गया। अब कोवैलेंट रेडियस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोन्यूक्लियर और एक होता है हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर क्या होते हैं इसके बारे में जरा समझते हैं। नामे से पता चल रहा है होमोन्यूक्लियर यानी समान नाभिक वाला, जैसे ये चीज है तो ये समान नाभिक वाला हो गया। हेट्रोन्यूक्लियर यानी कि अलग अलग नाभिक वाला, यानी वो H रहता है, वो Cl रहता है, तो H और Cl रहता तो क्या बनता है हेट्रोन्यूक्लियर, क्योंकि वहां पे दो परमाणु हैं और दोनों एटम का अलग अलग न्यूक्लियस है, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो एक क्लोरीन का न्यूक्लियस है। तो होमो और हेट्रोन्यूक्लियस में क्या होते हैं, अलग अलग कुछ फंडा होता है। चलिए इसको नोट कीजिए जरा फटाक से। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे वान डेर वाल रेडियस। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, तो ये कोवैलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियस कितने प्रकार के होते हैं
आप लोग को बताए थे कि एटॉमिक रेडियस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोग कोवैलेंट रेडियस के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वांडर वाल रेडियस। ये वांडर वाल रेडियस होता क्या है यहाँ पर जरा सा समझने का प्रयास करें। जनरली कहा जाता है कि वांडर वाल जो रेडियस होते हैं, ये आपको बता दें कि वांडर वाल रेडियस आपका पाया जाता है नोबेल गैस एलिमेंट में, नोबेल गैस एलिमेंट में। अब यहाँ पर आप लोग को पता, देखिए तो वांडर वाल यानी कि वैसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं जो कि गैसीय अवस्था में रहते हैं, उसमें ये वांडर वाल आपका प्रयुक्त होता है यानी उपस्थित होता है। जनरली कहा जाता है कि वांडर वाल रेडियस जो है आइसोलेटेड नोबेल गैस, जैसे नोबेल गैस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी जो एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट आपका नोबेल गैस एलिमेंट होते हैं। और ये सभी नोबेल एलिमेंट में आपका वांडर वाल रेडियस पाया जाता है यदि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं तो। अब कहा जाता है कि वांडर वाल रेडियस उसमें ही क्यों उपस्थित होते हैं, यानी कि नोबेल गैस में ही क्यों उपस्थित होते हैं। तो आपको पता है कि वांडर वाल रेडियस एक प्रकार का कमजोर बंधन बनाता है, यानी कमजोर रेडियस बनाता है। इसको वांडर वाल रेडियस को हम लोग वीक रेडियस भी कहते हैं या वीक बॉन्ड भी कहते हैं। वीक रेडियस, वीक बॉन्ड या वांडर वाल रेडियस, वांडर वाल बॉन्ड। इसको केमिकल बॉन्ड में फिर से पढ़ाना होता है, वांडर वाल बॉन्ड के रूप में वांडर वाल रेडियस वहां पे समझाया जाता है। मेटालिक रेडियस को मेटालिक बॉन्ड के रूप में पढ़ाया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड को कोवैलेंट रेडियस के रूप में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्ड चैप्टर में। अब बात आती है कि ये वांडर वाल रेडियस एक्चुअली में ये लागू कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि ये वांडर वाल कहने का मतलब क्या है, जरा सा समझिएगा। वांडर वाल रेडियस, it is defined as the half of distance between two atom is isolated noble atom for same atom and different molecule। कहा जाता है कि वांडर वाल रेडियस जो, अगर हम किसी बात करते हैं यहाँ पे, एक कंटेनर लेते हैं और एक कंटेनर में, ये बंद कंटेनर है और बंद कंटेनर में हम क्या करते हैं कि इसमें हम नियोन गैस को डाल देते हैं, नियोन गैस को डाल दिए। अब ये नियोन गैस को आप डाले हैं बंद कंटेनर में तो सब जगह नियोन गैस क्या हो चुके हैं, फैल चुके हैं। यानी नियोन एक प्रकार का एटम है, ये स्टेबल एटम होते हैं क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। अब ये नियोन एटम एक दूसरे के साथ इस रूप में ऐसे जुड़ा हुआ होता है, इस तरीका से ये जुड़े होते हैं। यानी कि ये नियोन एटम, ये नियोन एटम, नियोन एटम, नियोन एटम, ये नियोन एटम का बीच का सेंटर, ये नियोन एटम का ये बीच का सेंटर। अब इसके बीच में जो रेडियस को आधा करेंगे तो वही फार्मूला यहाँ पे लागू होगा कि इसका अगर मान लेते हैं ये है, ये है, तो आपका ये RA प्लस RA बराबर D, 2RA बराबर D, तो RA बराबर आपके पास हो जाएगा D/2। यानी कि ये आपके पास बनते हैं वांडर वाल रेडियस के फॉर्म। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वांडर वाल रेडियस किस में काम देते हैं, यानी किस में उपस्थित होता है। तो वांडर वाल रेडियस जो है हमेशा ये आपका आइसोलेटेड नोबेल गैस एलिमेंट में उपस्थित होता है, यानी नोबेल गैस में इसको देखा गया है। इट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर नोबेल गैस। आपको पता होगा कि ये नोबेल गैस बार बार आ रहा है, तो इसके बारे में जरा एक बार फिर से हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ग्रुप 18 के हम लोग नोबेल गैस एलिमेंट कहते हैं, यानी नोबेल गैस ग्रुप कहते हैं। इसमें आपके पास आता है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी चीज जो आपके पास होते हैं ये आपका ग्रुप 18 में नोबेल गैस होता है। अब कहा जाता है कि इस वांडर वाल रेडियस को हम लोग इनर्ट गैस रेडियस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नोबेल गैस का दूसरा नाम होता है इनर्ट गैस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वांडर वाल रेडियस को हम लोग इनर्ट गैस रेडियस के नाम से भी जानते हैं। इट हैज वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो गैस है यहाँ पे, ये गैसीय मॉलिक्यूल जो होते हैं, इस मॉलिक्यूल के बीच में इस प्रकार से ये एटम के बीच में यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, तो यहाँ पे वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका काम करता है। तो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो
नोबेल गैस एलिमेंट के बीच काम करते हैं, जो कि ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार का कमजोर आकर्षण बल लगता है, इसीलिए इन दोनों के बीच में आप कह सकते हैं कि कमजोर बंधन बनते हैं। तो जितने भी गैसियस सब्सटेंस होते हैं सभी में कहा जाता है कि गैसियस सब्सटेंस में आपका वीक बॉन्ड बनते हैं, और वीक बॉन्ड बनने के कारण यही है कि जितने भी नोबेल गैस एलिमेंट होते हैं उसमें आपका कमजोर बंधन या कमजोर त्रिज्या बनाते हैं, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल का वो बहुत ही अधिक क्या होता है, डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस में रहता है। इट इज ऑलवेज लार्जर देन कोवैलेंट रेडियस। कहा जाता है कि कोवैलेंट रेडियस जो आपके पास होते हैं, ये जनरली कहा जाता है कोवैलेंट रेडियस ये आपका लिक्विड में पाया जाता है, और आपको पता है कि वान डेर वाल रेडियस जो है आपका ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे ये एक दूसरे से ज्यादा सटे हुए रहते हैं, लेकिन अगर हम वान डेर वाल रेडियस की बात करते हैं तो एक दूसरे से हटा हुआ ज्यादा रहते हैं। यानी कि वान डेर वाल फोर्स यहाँ पे काम करता है क्योंकि हटे हुए होते हैं, और कोवैलेंट रेडियस में एक दूसरे पार्टिकल एक दूसरे के साथ ज्यादा सटे हुए होते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वान डेर वाल रेडियस डिपेंड अपॉन द पैकिंग ऑफ एटम। देखिए कहा जाता है कि वान डेर वाल रेडियस जो है, किसी कंटेनर में आप जितना गैसियस सब्सटेंस को आप डालिएगा वो पैकिंग इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। यानी कि आपके पास पैकिंग ऑफ एटम किसी कंटेनर के अंदर कैसा है उस पर ये डिपेंड करता है वान डेर वाल रेडियस। अगर किसी एक कंटेनर में हम मान लिया जाए कि 10 केजी का कंटेनर है, उस 10 केजी के कंटेनर में हम क्या करें कि आपका 2 केजी गैस डालते हैं, नियोन गैस, तो आपका क्या होता है उसमें हमारा जो मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा एरिया में ऑक्युपाइड हो जाएंगे, और उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हाई हो जाएंगे, यानी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर 10 केजी का कंटेनर है उसमें हम 10 केजी गैस डालते हैं तो उसमें जो पार्टिकल होंगे गैस का वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि उसका न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के रूप में उभरेगा। तो ये होता है आपके पास वान डेर वाल रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस के बाद आता है आपके पास मेटालिक रेडियस। चलिए इसको जरा सा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद मेटालिक रेडियस को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहां पर आता है मेटालिक रेडियस से रिलेटेड। मेटालिक रेडियस, ये नाम से ही पता चल रहा है कि मेटालिक रेडियस मेटल में उपस्थित होंगे, ये इसका नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे इसको हम ब्रेक करके पढ़ा देते हैं। देखिए यहां पर जो बात बताया गया है मेटालिक रेडियस, तो यहां पर मेटालिक को अगर हम तोड़ते हैं तो ये टूटता है मेटालिक प्लस रेडियस में, और एक नया वर्ड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस। अब देखिए ये मेटालिक एक प्रकार का नेचर होता है जो मेटल में पाए जाते हैं, यानी धातु में पाए जाते हैं। तो मेटालिक प्रॉपर्टी जब मेटल में पाए जाएंगे तो ये मेटल से रिलेटेड होगा। और रेडियस के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि हाफ डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यानी मेटल में हाफ डायमीटर अगर उपस्थित हो, किसी मेटल सब्सटेंस में हाफ डायमीटर को हम क्या बोलते हैं ब्रदर, मेटालिक रेडियस बोलते हैं, यानी आरएम, रेडियस ऑफ मेटालिक। आरएम कहने का मतलब रेडियस ऑफ मेटालिक या मेटालिक रेडियस। अब देखिए जैसे मेटल में हमारे पास आपको पता है कि बहुत सारे चीज होते हैं, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस कुछ न कुछ पाए जाते हैं। देखिए अब यहां पर बात किया जाता है कि आयरन एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो आयरन हो गए, एल्यूमिनियम हो गए हमारे पास, फिर आपके पास सिल्वर होता है, फिर आपके पास गोल्ड होते हैं। ये सभी चीज आपका क्या चीज है, मेटल है। तो अब एक बात बताइए कि यहां पर मान लिया जाए कि सिल्वर का एक हम प्लेट लेते हैं, सिल्वर प्लेट ऐसे लिए, ठीक है, मान लिया जाए कि ये हमारे पास क्या चीज है, सिल्वर प्लेट है। अब इस सिल्वर प्लेट में देखेंगे कि सिल्वर प्लेट में भाई सिल्वर के ही एटम उपस्थित होंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें हम मिट्टी डाल देंगे या लोहा डाल देंगे या किसी एल्युमिनियम को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिल्वर प्लेट में सिर्फ एजी एटम होंगे, यानी एजी एटम कहने का मतलब सिल्वर परमाणु।
अब ये एक एटम है सिल्वर का, ये एक एटम है सिल्वर का, यानी बहुत सारे यहाँ पे एटम दिए गए हैं सिल्वर का। अब ये यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसका सेंटर यहाँ पे ये, 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 इसका सेंटर यहाँ, सब एटम का सेंटर होता है। अब ये सेंटर में हम क्या करते हैं कि सपोज डैट कि एक रेडियस, आपको बताए हैं कि रेडियस किसी एक एटम में नहीं निकाल सकते हैं, तो रेडियस हमेशा निकालने के लिए कम से कम 2 एटम को बाहर निकालेंगे। तो एक एटम ये और एक एटम ये, यानी कि इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये वाला रेडियस, ये वाला एटम को हम क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, और एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। अब यहां पर जो एलिमेंट है, यानी ये एटम सिल्वर है, ये भी एटम सिल्वर है, ये भी सिल्वर एटम है, ये भी सिल्वर एटम है। अब इसका रेडियस तो यहां तक होगा, इसका रेडियस यहां तक होगा। अगर ये दोनों रेडियस मिल जाएंगे तो बताइए, इसका रेडियस ये वाला यहां से यहां तक, इसका रेडियस यहां से यहां तक, तो RA प्लस RA, तो 2 गो रेडियस मिल करके एक डायमीटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब 2 गो डायमीटर का जब फॉर्मेशन किया तो यहां पे हम कह देंगे RA/2। अब देखिए, तो ये जो आपका मेटालिक रेडियस होते हैं, ये किसी भी मेटल के प्लेट में उपस्थित होता है, यानी कि जो धातु से बने हुए पदार्थ होते हैं उसमें ये मेटालिक रेडियस पाए जाते हैं। जैसे आयरन का कोई हम सामान लाते हैं घर में, या आयरन का कोई सामान बना होता है, सोना का कोई सामान बना होता है, चांदी का कोई सामान बना होता है, तो वो सभी में मेटालिक रेडियस उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है। ऐसा तो कहीं नहीं देखते होंगे कि सोना का, जैसे कनवाली बनाने के लिए गए, सोना का कोई प्लेट लेने के लिए गए, उसमें मिट्टी मिक्स करके आपको दे देगा, ऐसा नहीं कर सकता है। यानी कुछ न कुछ उसमें मेटल ही मिक्स करता है, तो वो तो भाई मेटल मिक्स करता है तो मेटालिक बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पर जरा इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मेटालिक रेडियस जनरली कहा जाता है कि मेटल एटम हैज मेटालिक रेडियस, यानी कि जितने भी मेटल होते हैं वो मेटालिक रेडियस को अपने पास रखता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेडियस, ये मजबूत रेडियस होता है, ये मजबूत रेडियस होता है। देखते होंगे कि मेटालिक रेडियस जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन टूटता है ज्यादा हम इसमें एनर्जी लगाते हैं तब। फिर कहा जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटल आयन इन द मेटालिक लैटिक्स। देखिए यहां पर मेटालिक लैटिक्स की बात किया है, तो मेटालिक लैटिक्स क्या होते हैं जरा सा समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ये मेटालिक लैटिक्स का, तो देखिएगा लैटिक्स कहने का मतलब है कि एक आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, जैसे मान लिया जाए कोई सब्सटेंस हम सॉलिड मेटल का लेते हैं जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या है, ऐसे इंक्लूड होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो एक दूसरे के साथ जितने भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं, सभी कॉर्नर एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ क्या चीज है, कनेक्ट है। अब इसमें कहा जाता है इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस टू न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी मान लिया जाए कि ये एटम और ये एटम की बात कर रहे हैं, तो ये एटम ये एटम, यानी ये हमारे पास मेटल है, ये भी हमारे पास मेटल है। अब मेटल का सेंटर ये, मेटल का सेंटर ये, अभी दोनों मेटल को आपस में सेंटर को मिलाएंगे तो ये बन गए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटल, यानी कि ये बन जाता है आपके पास इंटरन्यूक्लियर चार्ज, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम आधा कर देते हैं तो एक एटम का क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाता है कि मेटालिक रेडियस जो जनरली मेजरमेंट किए जाते हैं वो इस फॉर्म में मेजरमेंट होते हैं, DA-A/2, यानी मेटालिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि मेटालिक रेडियस इस फॉर्म में होते हैं। जितना डायमीटर इसका दिया हुआ होता है उसमें से आधा घटा देते हैं और उसको 2 करते हैं तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है मेटालिक रेडियस। अब कहा जाता है कि कोवैलेंट रेडियस से स्ट्रॉन्ग होता है मेटालिक रेडियस। अगर हम कोवैलेंट रेडियस की बात करते हैं और मेटालिक रेडियस की बात करते हैं तो कोवैलेंट रेडियस से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है आपका मेटालिक रेडियस, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि नमक में आपका NaCl है, NaCl यानी कोवैलेंट बॉन्ड है,
तो कोवैलेंट रेडियस पाए जाएंगे। अब जैसे हम सोना ले लिए तो सोना में सोना का जो कुछ पदार्थ लिए उसमें मेटालिक रेडियस होंगे क्योंकि मेटालिक बॉन्ड है। तो आप बताइए कि इसको तोड़ना आसान है कि इसको तोड़ना आसान है, नमक को तोड़ना आसान है कि सोना को तोड़ना आसान है? तो सोना को तोड़ना आसान नहीं है, तो यानी कि मेटालिक रेडियस क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अब देखिए कुछ रेडियस दिया गया है, जैसे कॉपर एटम का रेडियस कितना होता है, तो 128 पिकोमीटर। आपको बताए थे कि जितने भी रेडियस होते हैं उनको मेजरमेंट हम लोग पिकोमीटर में करते हैं, नहीं तो एंगस्ट्रम में करते हैं। तो कॉपर का जो रेडियस होता है 128 पिकोमीटर यानी 1.28 एंगस्ट्रम के रूप में। और सोडियम की रेडियस की बात करते हैं तो सोडियम का रेडियस 186 पिकोमीटर होता है 1.86 एंगस्ट्रम के रूप में। तो ये रहा आपका मेटालिक रेडियस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर। और एक होता है आयनिक रेडियस, जो कि आयनिक बॉन्ड में पढ़ाएंगे। जब केमिकल बॉन्ड चैप्टर चलाएंगे आप लोग को ऑनलाइन, तो ऑनलाइन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वहां पे एक आता है आयनिक बॉन्ड। वहां पे अच्छा से समझाया जाता है आयनिक बॉन्ड को भी और आयनिक रेडियस को भी। तो आयनिक रेडियस यहां पर ना पढ़ करके हम लोग वहां पर पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के रूप में आयनिक रेडियस को। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपके पास एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। देखते हैं कुछ क्वेश्चन भी इसमें होंगे, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। जरा सा आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखिए फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेडियस की बात करते हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेडियस में कहा जाता है कि ये जो टॉपिक है आपका, ये आईआईटी मेडिकल के लिए है। यहां से क्वेश्चन आपका आईआईटी मेडिकल में पूछे जाते हैं। अब कहा जाता है कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेडियस क्या होता है। ये चीज है आपके पास जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी किसी एलिमेंट का यदि जेड इफेक्टिव है जो इंक्रीज करता है तो उसका रेडियस है जो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट का जेड इफेक्टिव जो है इंक्रीज करता है तो रेडियस उस एलिमेंट का क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और यहां पर बोला है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि अगर किसी एलिमेंट में सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो रेडियस का भी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी ये इंक्रीज करता है तो ये भी इंक्रीज करता है। यानी सिग्मा और रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यहां पर बताता है एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक रूप में आपको हम सिखाएंगे आगे कि ये जब एन इंक्रीज करता है तो रेडियस भी इंक्रीज करते हैं, यानी ये इंक्रीज करता है तो ये भी इंक्रीज करता है। तो मुख्य रूप से बताया जाता है कि रेडियस जेड इफेक्टिव का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और सिग्मा जो होते हैं ये रेडियस का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यदि सिग्मा का वैल्यू बढ़ता है तो रेडियस का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि रेडियस का वैल्यू बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव घटेगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ गए? यानी ये दोनों आपस में इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी इनवर्सली होते हैं। और ये होता है आपके पास क्या चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्टली इनवर्सली तो समझ में आ गया होगा। तो ये मोर इफेक्टिंग ऑफ रेडियस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम लोग जेड इफेक्टिव और सिग्मा निकालने के लिए भी सीखेंगे इसमें। ठीक है,